पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले की पहली बरसी पर केंद्र सरकार और विपक्षी दलों के बीच जबानी जंग तेज हो गई। विपक्ष ने एक बार फिर सरकार को पुलवामा आतंकी हमले पर घेरा और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके बेहद तीखी भाषा में सरकार से 3 सवाल पूछे। तीनों सवाल जो उन्होंने उठाए हैं कि किसको फायदा हुआ, कौन संगठन है जिनको फायदा हुआ, किसने कराया है और क्यों ये हुआ है। तो एक पीड़ा तो है हम लोगों के मन में कि सरकार का राष्ट्रवाद तभी जागता है जब चुनाव होने वाला। वहीं सीपीएम के नेता मोहम्मद सलीम ने भी ट्विटर पर मोर्चा खोला और सरकार से पुलवामा में आतंकी हमले के लिए भारी मात्रा में आए आरडीएक्स पर जवाब मांगा। पिछले साल जब ये घटना हुआ उस वक्त चूंकि चुनाव था, उस समय कहा गया सरकार से सवाल नहीं करना है। तो आज 1 साल बाद तो हमें मुड़ करके देखना पड़ेगा कि क्यों हमारे जवानों की जानें गई। हालांकि आरजेडी ने राहुल गांधी और मोहम्मद सलीम के ट्वीट की भाषा को गलत बताया, लेकिन पुलवामा पर सवाल दागने का मौका नहीं चुके। इस तरह की भाषा इस तरह के भाव के पक्ष में खड़ा नहीं है, लेकिन जिन शहीद परिवारों से आपके मीडिया के ही साथी बात कर रहे हैं बहुत परेशानी में है। कईयों की तो पेंशन सेटल नहीं हुई और हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि आखिर उस दिन ऐसे लैप्स हुआ कैसे। कम से कम उसकी जानकारी ये मुल्क चाहता है। पुलवामा आतंकी हमले पर विपक्ष के इन सवालों पर बीजेपी के नेता भड़क उठे। उन्होंने राहुल गांधी और विपक्षी दलों के नेताओं पर शहीदों के अपमान का आरोप लगा दिया। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने तो राहुल गांधी और मोहम्मद सलीम के सवालों को जवाब देने लायक भी नहीं माना। ऐसे गैर जिम्मेदारी व्यक्तियों का टिप्पणी के ऊपर कोई जवाब देने का जरूरत नहीं है। सारी भारत के जनता इस विषय पर सोचेंगे, इस विषय पर सारी भारत के जनता उनके विषय पर जवाब देंगे। जबकि बीजेपी ने राहुल गांधी पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप फिर से जड़ दिया। पाकिस्तान की नापाक साजिश का हमने बदला लिया था। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पूरी तरह हमने घेर लिया था और उसको बेल आउट दे रहे हैं राहुल गांधी जी। ये दुर्भाग्यपूर्ण। बिहार के बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर विवादास्पद बयान दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएए के विरोधियों पर हमला बोलते हुए विवादास्पद बयान दे दिया। भारत माता के ऊपर कोई अंगुली उठाए तो उसकी आंखें निकाल ली जाएगी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर के शहीद स्मारक में नागरिकता कानून के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन में हिस्सा लिया। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से इस कानून को वापस लेने की मांग की। यूपी के मेरठ में बाइक और गाड़ी चोरी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 24 घंटे में 54 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आरोपियों के पास से करीब 125 मोटरसाइकिलें और गाड़ियां भी बरामद हुई। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर महाराष्ट्र बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। महाराष्ट्र में 7 राज्यसभा सीटें खाली होने वाली हैं। इसमें से बीजेपी कोटे से 4 सीटें खाली होने वाली हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया कि अब वो पूरा जनाधिकार बढ़ाने के लिए पूरे भारत में सभी निकाय चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बीच सड़क पर कार सवार बदमाशों ने बीजेपी नेता को गोली मार दी और हवाई फायरिंग करते हुए वहां से फरार हो गए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बारे में गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर भी विपक्षी दलों ने हल्ला बोल दिया। एक दिन पहले गृह मंत्री ने माना था कि दिल्ली में बीजेपी नेताओं को गोली मारो जैसे विवादास्पद नारे नहीं लगवाने चाहिए थे, जिस पर आम आदमी पार्टी ने अमित शाह को सवालों में घेर लिया। मतलब प्रवेश वर्मा और बाकी लोग बड़े नेता हैं और अमित शाह जी खुद छोटे नेता हैं। उन्होंने क्या कहा था, ऐसा बटन दबाओ करंट शाहीन बाग में लगे। ये किसका बयान है? ये खुद अमित शाह जी का बयान है। तो एक हम लोगों के यहाँ कहावत है कि चोर से कहो चोरी करे, साव से कहो जागत रहे। वहीं कांग्रेस ने भी दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी नेताओं के विवादास्पद बयानों का ठीकरा गृह मंत्री पर ही फोड़ने की कोशिश की। जिन लोगों ने नारा दिया था अनुराग ठाकुर उनके मंत्री थे, कब दिया था? जब खुद अमित शाह जी बैठे थे। क्यों नहीं खड़े होकर रोका उन्होंने उस समय? अगर वो वहां पे थे, नहीं रोका तो उनकी मौन सहमत थी। दूसरी तरफ बिहार में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने अमित शाह की साफगोई की तारीफ की। लोगों को अगर गलतियां हो तो स्वीकार करना चाहिए, उन्हें स्वीकार किया, ये स्वागत योग्य है। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोले दागे, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत की वजह से इलाके के लोग काफी दहशत में आ गए।
क्योंकि सुबह के वक्त से ही पाकिस्तानी फौज ने एलओसी के पास बने गांवों पर गोले दागने शुरू कर दिए। काफी देर तक इलाके में धमाकों की आवाज सुनाई देती रही। पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग में शाहपुर इलाके में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल भेजने के लिए तुरंत वहां एक एम्बुलेंस भेजी गई। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तानी फौज ने मस्जिदों को निशाना बनाकर भी गोलाबारी की। जुमे के दिन मस्जिदों में काफी भीड़ थी, जिस वजह से कई लोग पाकिस्तान की गोलाबारी में घायल हुए। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। बहुत ही कायराना हरकत की है और जुमा के दिन नमाजियों के ऊपर हमला और गोले से लोगों को मार दिया गया और जख्मी कर दिया गया। पुलवामा हमले की पहली बरसी पर कुछ शहीदों के घर वालों ने आर्थिक मदद समेत कई वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया, जिसके बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेर लिया। लेकिन इससे पहले कई शहीदों के घर वाले अपनी शिकायत लेकर सामने आए। उत्तर प्रदेश के आगरा में शहीद कौशल रावत के परिवार वालों ने बताया कि सरकार ने उनसे जो वादे किए थे उनमें कई अब भी पूरे नहीं हो पाए हैं। मुझसे सरकार ने जब बॉडी आई थी उस समय बहुत वायदे किए थे, स्मारक बनवाने के, जगह देने के, गेट द्वार पर नाम बनवाने का, स्कूल में नाम सरकारी डालने का। कोई वायदा पूरा नहीं है और ना साल भर में मेरे पास कोई सरकार का आदमी आया। इस मामले में कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और केंद्र सरकार पर सवाल उठाया गया। केवल एक ही दो लोग नहीं, अनेक सैनिक के परिवारों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ठगा है, वादा खिलाफी की। कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा, लेकिन शहीदों के घर वालों की शिकायत सिर्फ केंद्र से नहीं है। राज्य सरकारों ने भी उनसे कई वादे किए थे। इनमें राजस्थान की कांग्रेस सरकार भी थी, जिससे शहीद रोहिताश लांबा के पिता नाराज हैं। अच्छे अच्छे वादे करे थे, तुम्हारे बच्चे को नौकरी दे दी, हम तुम्हारे साथ, हमारा ही बेटा ये है, वो आपने वो कर देंगे, इस मारेगा, आपका बढ़ा देंगे, आप चिंता मत करना। सरकार ने आज तक आके पूछा भी नहीं क्या हो रहा है उस परिवार में। वहीं सीआरपीएफ की तरफ से भी इस मामले में जवाब दिया गया। सीआरपीएफ ने बताया कि पुलवामा हमले के शहीदों के घरवालों को मदद दी जा रही है और कई वादों को पूरा किया जा चुका है। सीआरपीएफ की तरफ से जानकारी दी गई कि अब तक हर एक शहीद के घरवालों को 2 करोड़ रुपए से 3 करोड़ रुपए तक की आर्थिक मदद दी गई है। इसके अलावा 19 शहीदों के घरवालों को पक्का मकान और 17 शहीदों के घरवालों से एक एक सदस्य को अलग अलग राज्यों की सरकारों ने नौकरी का प्रस्ताव दिया है। सीआरपीएफ ने यह भी बताया कि रिलायंस फाउंडेशन ने 27 शहीदों के बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाते हुए सहायता राशि उनके बैंक खातों में जमा कर दी है। सीआरपीएफ के मुताबिक जो वादे पूरे नहीं हो पाए उन पर काम चल रहा है और वो पूरी तरह शहीदों के घरवालों के साथ है। सीआरपीएफ के इस जवाब के बाद बीजेपी ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। आज देश में पहली वो सरकार है जो सेना के जवानों के लिए और जो जवान शहीद हो रहे हैं उनके लिए, उनके परिवारों के लिए, या जो घायल भी हो रहे हैं उनके लिए क्या छिपा है किसी से? एक एक पैसे का हिसाब होता है। हरियाणा के चरखी दादरी में एक दुल्हा शादी करने हेलीकॉप्टर से दुल्हन के घर पहुंचा। दुल्हा हरियाणा पुलिस में सिपाही है। हेलीकॉप्टर को एक खाली मैदान में उतारा गया और फिर वहां से लड़का गाड़ी में बैठकर लड़की के घर पहुंचा। हेलीकॉप्टर से पहुंचे दूल्हे को देखने के लिए मैदान के पास काफी लोग जमा हो गए। लड़की के साथ 7 फेरे लेने के बाद लड़का उसे हेलीकॉप्टर में ही विदा करवाकर अपने साथ ले गया। दूल्हे ने बताया कि उसकी मां की इच्छा थी कि वो अपनी शादी में हेलीकॉप्टर से जाए, जिसे उसने पूरा किया। ये मेरी मम्मी की इच्छा थी कि जो बारात है मेरे लड़के वो बारात हेलीकॉप्टर से जाए और आज इसी वजह से मैं अपने जीवन संगिनी को लेने हेलीकॉप्टर से। दिल्ली में शास्त्री भवन के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रसोई गैस की बढ़ी कीमतों के विरोध में प्रदर्शन किया। 2 दिन पहले बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत में 150 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई थी, जिसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शास्त्री भवन के सामने गैस सिलेंडर और चूल्हे के साथ प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार से रसोई गैस की बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने की मांग की। शास्त्री भवन के सामने आप ये देख सकते हैं कि प्रदर्शन और प्रदर्शन का नायाब तरीका गैस चूल्हा है, इसके अलावा रसोई गैस सिलेंडर है, इधर रोटी बनाई जा रही है, पकाई जा रही है। इस दौरान वहां एक ठेले पर छोटा गैस सिलेंडर और 2 चूल्हे नजर आए, जिनमें एक चूल्हे पर पानी गर्म करने के लिए रखा गया था, जबकि दूसरे चूल्हे पर कुछ महिला कार्यकर्ता रोटी पकाती दिखाई दी, लेकिन दोनों चूल्हे जल नहीं रहे थे। इस बीच कांग्रेस की एक महिला कार्यकर्ता ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा।
शहरों में गोबर मिलता नहीं है, मुश्किल से गोबर का गैस इकट्ठा किया है, लेकिन रोटी पक नहीं रही है, भूखे परिवार हमारे रह रहे हैं। और मोदी जी, हम निवेदन करते हैं कि महिलाओं की पीड़ा को समझिए और ये बढ़े हुए गैस के दाम वापस लीजिए। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने पार्टी का झंडा ले रखा था, जबकि कुछ लोगों के हाथों में पोस्टर, बैनर और तख्तियां दिखाई दी, जिन पर रसोई गैस की बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने की मांग लिखी थी। बाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। इतना ही नहीं, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने तो केंद्र सरकार पर दिल्ली में मिली हार की वजह से रसोई गैस की कीमत बढ़ाने का आरोप लगा दिया। आज वो सरकार कहां है जो खुलेआम 150 रुपया गैस की कीमत बढ़ाती? क्यों? दिल्ली की जनता ने वोट नहीं दिया? हार गए तो इसका मतलब उसके घरों पे मारोगे? हैदराबाद में वैलेंटाइंस डे के मौके पर बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने जमकर उत्पात मचाया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक मॉल के अंदर घुसकर कार्यकर्ता तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दिए। इतना ही नहीं, हाथों में झंडे और डंडे लिए ये सभी लोग वैलेंटाइंस डे पर सजाए गए मॉल के एक हॉल के अंदर पहुंच गए और वहां लगे गुब्बारे को निशाना बनाया। इस दौरान कुछ कार्यकर्ता टेबल और मेज को नीचे पटकने लगे और वैलेंटाइंस डे मनाने के खिलाफ नारेबाजी की, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के शिक्षा मॉडल की तर्ज पर अब राजस्थान के सरकारी स्कूलों की सूरत भी बदली जा रही है। राज्य की गहलोत सरकार ने दावा किया कि वो अब तक 33 सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम में बदल चुकी है, जिनमें जयपुर के कई सरकारी स्कूल भी शामिल हैं, जहां बच्चों को अब इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करवाई जा रही है। न्यूज 18 भी ऐसे ही एक सरकारी स्कूल में पहुंचा, जिसमें पहले हिंदी में पढ़ाई होती थी, लेकिन अब स्कूल की कई टीचर बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाती नजर आईं। ये राजस्थान की पहली सरकारी मॉडल स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जिसमें एक अभिनव प्रयोग जैसा दिल्ली में किया गया वैसे ही राजस्थान में किया गया। यहाँ पर अंग्रेजी के अंदर बच्चों को पढ़ाया जाता है। सरकारी स्कूल में हुए इस बदलाव से वहां पढ़ने वाले बच्चे काफी उत्साहित दिखाई दिए। I like play लूडो। सरकारी स्कूलों को हिंदी से इंग्लिश मीडियम में बदलने की इस योजना की कई टीचरों ने तारीफ भी की। बच्चों को जिस तरीके से प्राइवेट में पढ़ाया जा रहा है, उसी की टक्कर में हम भी एजुकेशन दे रहे हैं। यही नहीं, इन स्कूलों में बच्चों के लिए स्मार्ट क्लासरूम भी बनाए गए हैं, जिनमें प्रोजेक्टर की मदद से पढ़ाई करवाई जा रही है। और राजस्थान सरकार अगले सत्र से राज्य के हर ब्लॉक में ऐसे 200 स्कूलों को इंग्लिश मीडियम में तब्दील करेगी, जिनमें टीचरों और कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया दूसरे स्कूलों से अलग रखी गई। बताया गया कि यह बदलाव गहलोत सरकार ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार की तरह किया है, जिस पर पिछली बीजेपी सरकार में शिक्षा मंत्री रहे वासुदेव देवनानी ने सवाल उठाए और गहलोत सरकार पर दूसरे राज्यों की नकल करने का आरोप मढ़ दिया। राजस्थान सरकार के पास कोई अपना विजन है नहीं और वो इधर उधर से उधार लेकर के कोई योजनाओं को क्या लागू करना चाह रही हैं। बीजेपी के हमले के बाद राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री सामने आए और उन्होंने बीजेपी पर पलटवार किया। पिछले 5 साल में केवल पाठ्यक्रम के आधार पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे, चेंज करते रहे, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया नहीं। फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप ने शाहीन बाग पहुंचकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप सीएए के विरोध में चल रहे प्रदर्शन का समर्थन करने शाहीन बाग पहुंचे। साथ ही उन्होंने बीजेपी नेताओं के बिरयानी वाले बयान पर तंज कसते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। अगर आपको लगता है हम गलतफहमी में हैं, तो आप आइए हमारी गलतफहमी खुद दूर करिए। राजस्थान के उदयपुर में एक ट्रक से मामूली टक्कर के बाद कार सवार आदमी ने पुलिस की मौजूदगी में ट्रक ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो वायरल हो गया। मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनके घर पर मुलाकात की। गुवाहाटी में लेफ्ट से जुड़े संगठन के कार्यकर्ताओं ने नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन किया। राजस्थान के अजमेर में एक थाने के अंदर पुलिस वालों ने कार के ड्राइवर की पिटाई की, जिसका वीडियो वायरल हो गया। उत्तर प्रदेश के बलिया में बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो एक अधिकारी को उनके ऑफिस में घुसकर धमकाते नजर आए।
मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को ज्योतिरादित्य सिंधिया की चेतावनी के बाद बीजेपी ने भी प्रदेश सरकार पर हमला बोल दिया। एक दिन पहले एक कार्यक्रम के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गेस्ट टीचरों की मांगों का समर्थन किया था और चुनाव के दौरान जारी किए गए घोषणा पत्र के पूरा नहीं होने पर सड़क पर उतरने की चेतावनी दी थी। अगर वो मैनिफेस्टो का एक एक अंक पूरा ना हुआ तो आपके साथ सड़क पर अकेले मत समझना, आपके साथ सड़क पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उतरेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान का बीजेपी ने भी समर्थन किया और कमलनाथ सरकार पर सवाल उठा दिए। सिंधिया जी मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक ऐसे नेता हैं जो जमीन से जुड़े हैं। वो एसी कमरे में बैठकर राजनीति नहीं करते और जो जमीन से जुड़ा होता है उसको जनता की समस्याओं का ज्ञान होता है। जिसके बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी सफाई दी और घोषणा पत्र को 5 साल में पूरा करने का भरोसा दिया। घोषणा पत्र तो 5 साल का है ना, 5 महीने का तो नहीं है। यूपी के कुशीनगर में जमीनी विवाद पर 2 गुट आपस में भिड़ गए। ये बवाल उस वक्त हुआ जब एक गुट जमीन विवाद की शिकायत लेकर डीएम के दफ्तर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी दूसरे गुट के लोगों ने उन पर हमला कर डंडों से पीटना शुरू कर दिया। हमला करने वालों में महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। दोनों ही गुटों की ओर से एक दूसरे को जमकर पीटा गया। किसी ने डंडों से हमला किया तो किसी ने दूसरे गुट पर पत्थर बरसाए। यहाँ तक कि जो आदमी इस घटना का वीडियो बना रहा था उस पर हमला करने की कोशिश की गई। इस पूरे हंगामे में दोनों गुटों के 8 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल में भर्ती 8 लोगों में 2 की हालत नाजुक बताई गई। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम की पत्नी और डचेस ऑफ कैम्ब्रिज केट मिडल्टन के सांप को हाथ में से पकड़ने का वीडियो सामने आया। केट मिडल्टन उत्तरी आयरलैंड के एक फार्म में पहुंची थी, जहां फार्म की एक कर्मचारी के हाथ में सांप देखकर उन्होंने भी उसे अपने हाथों में ले लिया। इस दौरान सांप केट मिडल्टन के हाथ में लिपट गया, लेकिन वो सांप को देखकर जरा भी नहीं डरी, बल्कि वो कर्मचारी से सांप के बारे में जानकारी लेती दिखी। उनके साथ मौजूद बच्चे भी सांप को छूते दिखे। इससे पहले उन्होंने वहां मौजूद लोगों से मुलाकात की और बच्चों के साथ वक्त बिताया। इस दौरान वो भेड़ के एक छोटे से बच्चे को बोतल से दूध पिलाती हुई भी नजर आई। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक हाउसिंग सोसाइटी की 8वीं मंजिल से एक 12 साल का बच्चा नीचे गिर गया। इस दर्दनाक हादसे में बच्चे की मौत हो गई। हादसा गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन के एक हाउसिंग सोसाइटी में हुआ। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जांच में जुट गई है। एक 12 साल के बच्चे की टॉप फ्लोर से गिर के डेथ हो गई है। उनके परिवारजन द्वारा उसे हॉस्पिटल भी ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हुई। परिवारजनों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई है। आगे अभी उसमें पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और उसके परिवारजनों से भी बातचीत की जा रही है। जल्द ही इसमें जो भी चीजें निकल के आएंगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मुंबई और पुणे के बीच देश की पहली इलेक्ट्रिक बस शुरू हो गई। मुंबई में इसकी शुरुआत करने खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे और इलेक्ट्रिक बस को रवाना करने से पहले उसका फीता काटा। अभी मुंबई और पुणे के बीच ऐसी 2 बसें ही शुरू की गई हैं, लेकिन आने वाले महीनों में देश के अलग अलग शहरों में इलेक्ट्रिक बस चलाने की योजना है। सर मुझे खुशी है कि मुंबई और दिल्ली के पुणे के बीच में ये बस सर्विस शुरू की है और मैं उनको यही कहूँगा कि आज से 3 साल के अंदर आप दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर भी आप जरूर ये मुंबई और पुणे के बीच शुरू हुई देश की पहली इलेक्ट्रिक बस आधुनिक सुविधाओं से लैस है। 45 सीटर्स बस है जिसमें एसी की सुविधा है, साथ ही में यात्रियों के लिए खास एलसीडी भी लगाए है जिसमें वो फिल्म देख सकें या खबरें देख सकें। यात्रियों की सुरक्षा के लिए कई सीसीटीवी कैमरा पे भी लगे हैं और ख़ास बात ये है कि ये बस इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली है। इलेक्ट्रिक बस का किराया 450 से 500 रुपए होगा। इसे जीपीएस के जरिए ट्रैक भी किया जा सकता है। ये 300 किलोमीटर तक सिंगल चार्ज में चलेगी और ये वाइब्रेशन लेस और नॉइज लेस है। इसके लिए इसका कंफर्ट कोई भी दूसरे बस से अलग रहेगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस ने गाड़ियां चुराने वाले 54 चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चोरों की निशानदेही पर पुलिस ने 125 चोरी की गाड़ियां बरामद की हैं, जिनमें कई स्कूटर, मोटरसाइकिल और कार शामिल हैं। चोरी की गाड़ियां इतनी ज्यादा संख्या में बरामद की गई थी कि उन्हें ट्रकों पर लाद कर थाने ले जाया गया। पुलिस ने चोरी की गाड़ियों के खिलाफ चलाए गए अपने इस अभियान में महज 24 घंटे के भीतर इतनी बड़ी कामयाबी मिलने का दावा किया। लगभग 7000 वाहनों की चेकिंग की गई, जिसमें 125 लूट और चोरी के वाहन हैं जिनको बरामद किया गया।
और 16 कंट्री मेड पिस्टल और 31 कारतूस इनसे बरामद किया गया है। बताया गया कि पकड़ी गई ये सभी गाड़ियां कई राज्यों से चुराई गई थी, जिनमें ज्यादातर गाड़ियां दिल्ली एनसीआर की हैं। तेजस एक्सप्रेस में सफर के दौरान अधिक सामान ले जाने पर अब यात्रियों को ज्यादा पैसे देने होंगे। तेजस एक्सप्रेस को चलाने का जिम्मा संभाल रही IRCTC के नियमों के मुताबिक तेजस एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव चेयर कार में यात्रियों को 70 किलो तक सामान ले जाने की इजाजत होगी, जबकि चेयर कार में सफर के दौरान यात्री अपने साथ सिर्फ 40 किलो तक ही सामान ले जा सकेंगे। वहीं ट्रेन में सफर करने वाले 5 से 12 साल तक के बच्चे अपने साथ 50 किलो तक सामान ले जा सकते हैं। इससे ज्यादा सामान ले जाने पर IRCTC एक यात्री से 109 रुपए वसूलेगी। फिलहाल IRCTC ने यह नियम मुंबई अहमदाबाद के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस में ही लागू किया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक शादी समारोह में पहुंचकर कुछ लोगों ने हंगामा कर दिया। हंगामा करने का आरोप बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर लगा, जिन्होंने शादी समारोह में पहुंचकर शादी रुकवाने की कोशिश की, क्योंकि दुल्हा और दुल्हन दोनों अलग अलग समुदायों से थे। लोगों के इस हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस भी वहां पहुंच गई और हंगामा कर रहे सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और गाड़ी में बैठाकर उन्हें थाने ले गई। लड़का लड़की जिनकी शादी हुई थी, आज उनका रिसेप्शन था, तो कुछ हिंदूवादी संगठन उसका विरोध कर रहे थे। दोनों अलग अलग धर्म से थे। पुलिस की इस कार्रवाई से नाराज बजरंग दल के दूसरे कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। हंगामा कर रहे लोगों ने शादी के कार्ड पर छपे नाम पर ऐतराज जताया। शहर में दंगा भड़काने के लिए, हिंदुओं को अपमानित करने के लिए एक दावत का आयोजन किया जाता है। उस दावत के कार्ड बांटे जाते हैं। 16 फरवरी को अरविंद केजरीवाल दिल्ली के रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसके लिए तैयारी जोरों पर है। इस शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली की जनता को न्योता भेजा गया है, इसलिए रामलीला मैदान को खास तौर से तैयार किया जा रहा है। मैदान में सैकड़ों कुर्सियां कतार में लगाई गई हैं, जबकि जिस मंच पर शपथ ग्रहण होगा वहां भी काम चल रहा है। वीवीआईपी मेहमानों के लिए अलग से मंच बनाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने अपने शपथ ग्रहण में दिल्ली की जनता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्योता दिया है। अब मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आप देखिए यहाँ पर तैयारियाँ जो है वो जोरों से है। ये जो यहाँ पर देख सकते हैं, ये स्टेज है जहाँ पर एलजी जो है अरविंद केजरीवाल को तीसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलवाएंगे। इस स्टेज के बगल में मैं आपको एक दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर भी एक स्टेज बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो विशेष अतिथि आएंगे वो इस स्टेज पर बैठेंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार ने सीतापुर में सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। अजय कुमार वहां किसानों की समस्याएं जानने पहुंचे थे। गाय लेकर घुसेंगे, सांड लेकर घुसेंगे और कहेंगे योगी जी अपनी सवारी संभालो, अपने लोगों को संभालो, अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए 17 को तैयार रहेंगे। ऐसे में सोशल मीडिया पर लोग ये दावा भी कर रहे हैं कि अगर श्रीनिवास गौड़ा रेसिंग ट्रैक पर दौड़ें तो कई नए रिकॉर्ड बना सकते हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दावा है कि श्रीनिवास गौड़ा ने सिर्फ 13.62 सेकंड में 142.5 मीटर की दौड़ पूरी की। इस हिसाब से उन्होंने 100 मीटर की दौड़ पूरी करने में 9.55 सेकंड का वक्त लिया। अगर यह दावा सही है तो श्रीनिवास गौड़ा ने उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड वाकई तोड़ दिया है, क्योंकि उसेन बोल्ट के नाम 100 मीटर का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो 9.58 सेकंड का है। कर्नाटक में कंबाला यानी भैंसों की दौड़ को किसानों का पारंपरिक खेल माना जाता है। मान्यता है कि खेतों में भैंसों को दौड़ाने से भगवान खुश होते हैं और फसल अच्छी होती है। चेन्नई में नागरिकता संशोधन कानून एनआरसी और एनपीआर का विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। चेन्नई के एक इलाके में सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी जमा हो गए थे। पुलिस ने दावा किया कि जब उन्होंने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो वो हिंसक हो गए और पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बताया गया कि लोगों से हुई इस झड़प में 4 पुलिस वाले भी घायल हो गए, जिनमें एक महिला अधिकारी भी शामिल है। कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। हालात को देखते हुए इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलवामा हमले के 1 साल पूरा होने पर शहीदों की याद में बनाए गए स्मारक का लेथपुरा में उद्घाटन किया गया। लेथपुरा ही पुलवामा में वो जगह है जहां ठीक 1 साल पहले हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे, जिन्हें लेथपुरा के सीआरपीएफ कैंप में श्रद्धांजलि दी गई।
पुलवामा हमले की पहली बरसी पर शहीदों की याद में बनाए गए स्मारक का भी उद्घाटन किया गया। ये स्मारक उस जगह से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है जहां पिछले साल आतंकी हमला हुआ था। 40 सीआरपीएफ के जवान जो है वहां पे उस हमले में जो है उनकी मौत हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे सीआरपीएफ के सभी लोग आए हैं, सीआरपीएफ के जवान भी हैं, सीआरपीएफ के ऑफिसर्स भी हैं यहाँ पे, और यहाँ पे श्रद्धांजलि दी गई उन जवानों को। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेमोरियल बनाया गया और वहाँ पे सबके नाम लिखे गए हैं। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के स्पेशल डीजी जुल्फिकार हसन ने भी पुलवामा हमले के शहीदों को नमन किया। जिन लोगों ने ये हादसा अंजाम दिया था उनका हिसाब किया जा चुका है। और बाकी रही बात फैमिलीज, जिन मार्टियर्स की जो फैमिलीज हैं वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। श्रद्धांजलि सभा में कई जवान शहीदों को याद करते हुए भावुक हो गए। मुझे आज गर्व भी है कि वो देश के लिए शहीद हुए हैं, लेकिन एक ये भी होता है कि मेरे साथ के साथी वो आज हमसे बिछड़ गए। श्रद्धांजलि सभा में महाराष्ट्र से एक खास मेहमान को भी बुलाया गया, जिनका नाम गोपीनाथ जाधव है। उन्होंने ही देश भर में कई हजार किलोमीटर की यात्रा करके पुलवामा हमले के शहीदों के घरों से मिट्टी इकट्ठा की, जिसे उन्होंने सीआरपीएफ को सौंप दिया और बाद में श्रद्धांजलि सभा के दौरान इसे स्मारक पर रख दिया गया। अपनी हजारों किलोमीटर की यात्रा को महाराष्ट्र के गोपीनाथ जाधव ने शहीदों को समर्पित किया। मैंने ये दिखाया कि बिना कोई टिकटॉक के, बिना कोई वेब पेज के, ना मेरा कोई एनजीओ अकाउंट है, ना मुझे किसी ने फाइनेंस किया है, ना कोई स्पॉन्सर है। मैंने यही बोला कि निस्वार्थ में शहीदों के प्रति और शहादत के प्रति मैं करूंगा, और आज तक मैंने वही किया है। पीएम ने भी ट्वीट कर पुलवामा हमले की पहली बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पीएम ने यह भी लिखा कि देश सीआरपीएफ जवानों की शहादत को कभी नहीं भूलेगा। कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने खुद को और अपने परिवार को जान से मारने की धमकी दे जाने का आरोप लगाया है। जयवीर शेरगिल ने कहा है कि एक ईमेल के जरिए उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। शेरगिल को शहीदों के लिए जुटाए गए फंड में घोटाले के आरोप लगाने पर यह धमकी भरा ईमेल किया गया है। उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से करने की भी बात कही है। और इस पूरे मामले पर हमारे सहयोगी अनुराग ढांडा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, इस मेल को लेकर और क्या जानकारी है? देखिए, कल ये ईमेल आया था। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जयवीर शेरगिल जो कांग्रेस के नेता है उन्होंने की थी कि पुलवामा के शहीदों के परिवारों की जो स्थिति है उनको सरकारी मदद पर उन्होंने घोटाले का आरोप लगाया था और उसमें आपत्ति जताई थी, जिसके बाद ये ईमेल उनको मिला है जिसमें उनके परिवार के साथ रेप और उनको जान से मार देने की धमकी दी गई है। इस ईमेल में जयवीर शेरगिल से हमारी बात भी हुई है। उनका ये कहना है कि पहले भी एक इस तरीके का उनको मेल आ चुका है 2-3 दिन पहले, जिसमें इसी तरीके की धमकी दी गई थी उनके एक स्टेटमेंट के बारे में, और आज वो इसकी पुलिस कंप्लेंट करने जा रहे हैं। डिफेंस कॉलोनी पुलिस स्टेशन जो उनके इलाके में पड़ता है वहां पर वो इसकी आज पुलिस कंप्लेंट करने जा रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरीके से वो घबराने वाले नहीं है और इस तरीके के जो जायज बात होगी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, वो अभी भी उस पर स्टैंड करते हैं पूरी तरह से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका। भीमा कोरेगांव मामले में महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने अपना रुख बदला तो एनसीपी प्रमुख शरद पवार नाराज हो गए। नाराजगी की वजह यह है कि उद्धव सरकार ने अब भीमा कोरेगांव की जांच में केंद्र की एजेंसी एनआईए की मदद करने का फैसला किया, जबकि पहले महाराष्ट्र सरकार ने एनआईए जांच पर आपत्ति जताई थी। लेकिन अब भीमा कोरेगांव केस में उद्धव ठाकरे सरकार ने अपना रुख बदलते हुए एनआईए को मदद करने का फैसला किया है, जिस पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार नाराज हो गए। भीमा कोरेगावच्या बाबतीत इच्छा राज्य सरकारच्या पोलीस गृह खात्याच्या अधिकाऱ्यांची वागणूक आक्षेपार्ह है। इस मामले में उद्धव ठाकरे सरकार में शामिल कांग्रेस ने भीमा कोरेगांव केस एनआईए को सौंपे जाने के केंद्र सरकार के फैसले पर ही सवाल उठा दिया। एक तरफ आप इतनी तेजी से एल्गार परिषद का केस एनआईए को देते हैं और दूसरी तरफ जो आपके पास केस पड़े हैं उसके ऊपर 5 साल 7 साल तक ट्रायल नहीं शुरू होती है और सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है। हमला बढ़ा तो बीजेपी भी जवाब देने मैदान में उतर आई और दावा किया कि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार का रिमोट कंट्रोल शरद पवार के पास है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि शरद पवार ये सरकार चला रहे हैं, रिमोट शरद पवार के हाथ में है, फिर उद्धव ठाकरे ये निर्णय ले सकते हैं, शरद पवार ही बता सकते हैं। दिल्ली के शिक्षा निदेशालय के एक सर्कुलर जारी होने से विवाद खड़ा हो गया है। सर्कुलर में दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों के शिक्षकों और प्रिंसिपलों को अरविंद केजरीवाल के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए कहा गया है। सर्कुलर जारी होने के बाद विपक्षी दलों ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और आम आदमी पार्टी पर सत्ता के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा दिया।
इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने सर्कुलर के बहाने आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया और ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि फ्री घोषणाओं के बल पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीत लिया। विधायक तो हैं पर जन समर्थन नहीं। अरविंद केजरीवाल के शपथ ग्रहण में लोगों के न आने की चिंता से परेशान सीएम साहब ने मुख्य सचिव के माध्यम से निकाला फरमान। 30,000 टीचरों को रविवार को रामलीला मैदान पहुंचने का आदेश। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन में फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदर्शनकारियों का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून बनाने के तरीके पर सवाल उठाए और ऐसा कानून बनाने की वकालत की जो सबके लिए बराबर हो। उन्होंने साथ ही गृह मंत्री से शाहीन बाग आकर बात करने की अपील भी की। इस दौरान वो मंच पर बिरयानी खाते हुए भी दिखाई दिए। साथ ही उन्होंने शाहीन बाग की दादियों से भी मुलाकात की। वो लोग बहुत समय से कारण ढूंढ रहे हैं कि ये मेरे को उनको लग रहा है कि मैं पागल हो गया हूँ। उनको लगता है ऐसा क्यों बोल रहा है। मेरे को आप बिरयानी खिलाते रहो, मैं आता रहूँगा। नहीं, अगर आपको कानून बनाना है तो कानून ऐसे नहीं बनता कि मैंने तय कर लिया तो बन गया। जो लोग समझते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन समझते हैं, जो संविधान समझते हैं, जो राइट समझते हैं, उन वकीलों के साथ बैठेंगे आप, सब हर चीज के साथ कानून बनेगा जो सबके लिए बराबर होगा। आपको मालूम है आप क्या कानून की बात कर रहे हैं। आपने तो पहले बोला क्रोनोलॉजी समझिए, फिर आपने बोला ऐसा कुछ है नहीं, फिर आप कुछ और बोलते हैं। आप तो खुद क्लियर नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं। तो मेरी बात ये है कि आपको अगर जिससे बात करनी है ना, आप होम मिनिस्टर हैं, इतने सामने से लोग बैठे हैं, आप पुलिस भेजते हो, सब आते हो, आप अपनी सिक्योरिटी में आइए यहाँ पर, आप यहाँ की बात करिए। कांग्रेस ने बीजेपी पर पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों के परिवारों को देने के लिए जमा किए गए पैसों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने दावा किया कि पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों के नाम पर बनाए गए भारत के वीर फंड में देश के लोगों ने 250 करोड़ रुपया जमा किया, लेकिन ये पैसा शहीदों के परिवार वालों को नहीं मिला। भारत का वीर फंड 250 करोड़ रुपया का एक भी रुपया 40 पुलवामा के शहीद परिवारों को अभी तक क्यों नहीं मिला? कि भारतीय जनता पार्टी हिसाब दे, जवाब दे कि भारत के वीर फंड का 250 करोड़ रुपया किस काम के लिए उपयोग हो रहा है अगर वो देश की सेना के जेब में नहीं जा रहा। कांग्रेस ने पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों के फंड में गड़बड़ी का आरोप लगाया तो बीजेपी भड़क गई। बीजेपी नेता विजय सोनकर शास्त्री ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए शहीदों के लिए जमा किए गए पैसों के सही इस्तेमाल का दावा किया। आज देश में पहली वो सरकार है जो सेना के जवानों के लिए और जो जवान शहीद हो रहे हैं उनके लिए, उनके परिवारों के लिए, या जो घायल भी हो रहे हैं उनके लिए क्या छिपा है किसी से? कांग्रेस ने तो हमेशा सेना के मनोबल को तोड़ने का काम किया है और हमेशा ये लोग सेना या अन्य पर हमेशा ये लोग शंका करते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम किए हैं। ये बताएं न कि ये अपने 60 साल के शासनकाल में क्या किया है जवानों के लिए। भारत ने तुर्की और पाकिस्तान के संयुक्त घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर का जिक्र करने को खारिज करते हुए कड़ा ऐतराज जताया है। भारत ने इसे आंतरिक मामला बताते हुए तुर्की को इसमें दखल नहीं देने की नसीहत देते हुए कहा कि वो पाकिस्तान की जमीन से होने वाले आतंकवाद को लेकर समझ को विकसित करें। नीरज कुमार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। नीरज, हिंदुस्तान के तुर्की से अच्छे संबंध हैं और ऐसे में तुर्की का जो तरफदारी है पाकिस्तान की और कश्मीर में हस्तक्षेप, कैसे देखा जाए इस पूरे मामले को? देखिए, बिल्कुल इस तुर्की और पाकिस्तान के बीच जो संयुक्त घोषणा पत्र और तुर्की की तरफ से कश्मीर का जिक्र होना भारत के लिए कहीं ना कहीं तुरंत जवाब देने वाली स्थिति थी। इसलिए भारत के विदेश मंत्रालय ने तुरंत बयान जारी करने सवाल पूछा गया था उनसे कि इस बयान को कैसे देखते हैं। भारत ने खारिज किया है और अस्वीकार किया है कि तुर्की और पाकिस्तान में जिस तरह से तुर्की दोनों के घोषणा पत्र में जिस तरह से कश्मीर का जिक्र किया गया है, और भारत ने कहा है कि तुर्की भारत के आंतरिक मामलों में दखल न दे और पूरे मामले को समझे कि किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद को प्रायोजित किया जाता है, और उसे समझने के बाद भारत ने उम्मीद जताई है कि तुर्की इस तरह का बयान कश्मीर के मामले में न दे, क्योंकि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका।
दिल्ली के शिक्षा निदेशालय के एक सर्कुलर जारी होने से विवाद खड़ा हो गया है। सर्कुलर में दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों के शिक्षकों और प्रिंसिपलों को अरविंद केजरीवाल के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए कहा गया है। सर्कुलर जारी होने के बाद विपक्षी दलों ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और आम आदमी पार्टी पर सत्ता के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा दिया। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने केजरीवाल के शपथ समारोह में आने के सर्कुलर पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि जब बच्चों की परीक्षा में मात्र कुछ दिन बचे हों, ऐसे में वर्किंग डे वाले दिन टीचरों को बच्चों की पढ़ाई छुड़ा के शपथ समारोह में आदेश देकर बुलाना कहां तक जायज है। अरविंद केजरीवाल जी, अगर भीड़ इकट्ठी नहीं हो रही तो आप छोटी जगह शपथ ले लीजिए, लेकिन बच्चों की पढ़ाई खराब ना करिए। वहीं बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने सर्कुलर के बहाने आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, फ्री घोषणाओं के बल पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीत लिया। विधायक तो हैं पर जन समर्थन नहीं। अरविंद केजरीवाल के शपथ ग्रहण में लोगों के न आने की चिंता से परेशान सीएम साहब ने मुख्य सचिव के माध्यम से निकाला फरमान। 30,000 टीचरों को रविवार को रामलीला मैदान पहुंचने का आदेश। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोधियों पर हमला बोलते हुए एक बार फिर विवादास्पद बयान दे दिया। जब जब भारत पर कोई आक्रमण होगा, अपमान होगा, तो भगवान उदय लेंगे। उदय तो हो चुका है, जिसे आपने 303 वोट दे दिया। और भारतवंशियों को बचाने के लिए भारत माता के ऊपर कोई अंगुली उठाए तो उसकी आंखें निकाल ली जाएगी। पुष्कर के विधायक सुरेश रावत अपनी गोद में 9 महीने की बच्ची को लेकर विधानसभा पहुंचे। आरोप है कि अजमेर के रूपगढ़ में लोन नहीं चुकाने पर निजी फाइनेंस कंपनी ने घर में सो रही 9 महीने की बच्ची के साथ एक मकान को सील कर दिया। परिवार के मुताबिक बार बार बच्ची को बाहर निकालने की गुहार लगाने के बावजूद मकान को सील नहीं खोला गया और पुलिस और एसडीओ ने भी मदद से इनकार कर दिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार कलेक्टर से मिलने अजमेर पहुंचा और आपबीती सुनाई। घटना की जानकारी मिलने के बाद कलेक्टर ने तुरंत मकान का सील तोड़कर बच्ची को बाहर निकालने का आदेश दिया। करीब 8 घंटे बाद बच्ची को मकान से बाहर निकाला गया। इस दौरान परिवार और बच्ची का रो रो कर बुरा हाल हो गया। बच्ची अंदर कमरे में सो रही थी, दूध पीती बच्ची सुला के बाहर काम करती। इनको सबको, उसकी दादी को, इसकी माँ को बाहर कह रहे लेडीज पुलिस से छूट के कैसे आए? फिर बाहर निकाल दिया, सील करके चले गए क्या। और उसके बाद में मैं एसडीएम साहब के पास गया, भागा जो रिकॉर्ड में गवाह। एसडीएम साहब ने एसओ साहब के पास भेजा, उन्होंने आनाकानी कर दी। हमारे को किसी प्रकार की बच्ची को बाहर निकालने की कोई मदद नहीं मिली। भवानी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भवानी, ये किस तरह का मामला है, शर्मसार कर देने वाला, जहां पर एक 9 महीने की बच्ची की जान पर बनाई लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था? देखिए, बिल्कुल अमानवीयता की हद है ये। अजमेर के अंदर उपनगढ़ में जब एक मकान की जो किस्तें नहीं चुकाने का आरोप को लेकर निजी फाइनेंस कंपनी है, उन्होंने उसको कुर्क कर दिया अपने ही उसको लेकर बिना एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन के। उसके बाद में जब फैमिली ने कहा कि बच्ची अंदर सो रही है, उसके बाद में उन्होंने काफी कोशिश की, गेट नहीं खोला गया, बच्ची अंदर रोती रही। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त की, वो नहीं, तब मदद नहीं मिली। कलेक्टर ने आखिरकार बाहर निकाला। लेकिन कल जो वहाँ के लोकल एमएलए हैं वो अब विधानसभा लेकर पहुंचे हैं उस फैमिली को, और बच्ची को लेकर पहुंचे हैं और ये सवाल उठाया सरकार के सामने, विधानसभा में ये सवाल उठाया कि आखिर इस तरीके से जो फाइनेंस कंपनियों की मनमानी है, जिस तरीके से कि आप कर्ज नहीं चुकाएंगे तो इस तरीके से अमानवीयता की हद तक चले जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन लिया जाना चाहिए। सरकार को कहा गया कि इसमें कोई रूल्स बनाए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। सबसे पहले जिन लोगों ने ये करतूत की है वो अरेस्ट हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया भवानी आपका।